नमस्कार मित्रों, द सत्यवादी शो के खास बुलेटिन लैंप पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। लैंप पोस्ट एक ऐसी परिभाषा है, एक ऐसा चित्र बनाने का प्रयास है जिसमें हम उन व्यक्तियों को, संस्थाओं को दिखाने का प्रयास करते हैं जिनकी रोशनी में लोग आगे बढ़ते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त होता है और उसी रोशनी में बहुत से लोग उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। लैंप पोस्ट हमें उस समय की भी याद दिलाता है जब कोई लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। उस जमाने में लोगों की राह को रोशन करने के लिए, लोगों की राह के अवरोधों को दूर करने के लिए और उन अवरोधों के बारे में लोगों को समझाने और बताने के लिए कुछ व्यक्ति, कुछ संस्थाएं अपने आप को होमते थे, उस दिशा में आगे बढ़ते थे ताकि दूसरे लोग उस दिशा में निष्कंटक आगे बढ़ सके। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं कवयित्री सपना सोनी। सपना सोनी हम सभी का सौभाग्य, दौसा की अपनी है, यहाँ की बहू है और दौसा का नाम अनेक मंच पे पूरे संपूर्ण देश में आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नमस्कार सपना जी। नमस्ते सुनील भैया। आपका स्वागत है। कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो आपने काम किया है, जो आप कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि दौसा का प्रतिनिधित्व बड़े बड़े मंचों में हो रहा है, कब आगे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जब कोई शब्दों के माध्यम से कोई चित्र उकेरने में कामयाब होता है तो दूर बैठा हुआ श्रोता और दर्शक उसके सामने वो पिक्चर क्लियर हो जाती है, उसे लगता है कि वो जो शब्द आ रहे हैं वो एक तस्वीर बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो कविता होती है। निश्चित रूप से। तो ये जो कविता की यात्रा है वो कैसे आगे बढ़ी और कैसे सोचा आपने कि ये कविता मैं करूंगी और कैसे करने में कामयाब हुए हैं? जी, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को और दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी का बहुत ही कीमती समय यहाँ मेरे बीच है, मेरे साथ है। और आज मैं सुनील भैया के संचालन में अपनी कुछ मन की बातें आप सभी के बीच साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि मैंने ये कविता करना कैसे शुरू किया, एक कविता का बीज अंकुरित मुझसे बालकाल में हुआ। मेरी पारिवारिक जो परिवेश था वो साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश था। मेरे पिताजी ही नहीं अपितु मेरे दादाजी भी कवि थे और बहुत अच्छे रचनाकार भी थे और बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे। और संगीत की जहाँ बात की जाए तो मैंने अपने स्कूल के दिनों में संगीत गायन की शिक्षा ली है और साथ ही साथ मैंने संगीत वादन का भी मुझे प्रशिक्षण मिला है। कविता मैं जब बहुत छोटी थी, 7th या 8th क्लास में पढ़ती थी, तो पहली कविता, चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी कवि थे, तो मुझ में वो कवि रक्त था और उस कवि रक्त के माध्यम से मुझे अंदर से वो भाव उत्पन्न होते थे कि मैं उन्हें शब्द रूप देकर कागज़ पर उकेरने का प्रयास करूं। तो पहली बार जब चूँकि छोटी थी तो मैंने अपनी सहेली के लिए कविता लिखी थी और उस कविता के बाद धीरे धीरे जब जब कोई ऐसा अवसर जो मुझे कुचेरता रहा या जिस अवसर से मैं बहुत प्रभावित हुई, तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना इसे कागज़ पर उकेर दिया जाए। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़, जब हम कॉलेज में आते हैं तो नई नई लड़कियां, हमें अच्छा लगता है कुछ, तो हमने कविता लिखने का प्रयास किया। फिर जब मेरी शादी पक्की हुई, फिर जब मैं माँ बनी और उसके बाद एक कविता का जो सफ़र है अनवरत चल रहा है। और दौसा में 2006 में आई और 2006 से कह लीजिए कि कविता को मैंने एक गति प्रदान की। वहाँ उस समय जब मैं शादी से पहले पढ़ाई में व्यस्त अधिक रहती थी, जब यहाँ आई तो मुझे जब भी समय मिलता था, जब भी फ्री होती थी, तो मैं कुछ ना कुछ अपने कविता का रूप शब्दों को देने का प्रयास करती थी। हाँ, वो बात अलग है कि हाँ, वो अनुशासन में नहीं होती थी, उनका व्याकरण मुझे जब बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था, परंतु मेरे कुछ गुरु रहे जिनका मैं आगे जिक्र करूँगी, उनके माध्यम से धीरे 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 मैं कविताओं को एक खूबसूरत रूप देने लगी, अनुशासित भी करने लगी। और मेरा यही प्रयास रहता है कि अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे देश भर में मैं पहुंचूं। जी बिल्कुल, आपने पढ़ाई का जिक्र किया। आदमी जो पढ़ता, कविता क्या है, कवि जो पढ़ता है, जो आत्मसात करता है, वो आगे प्रेजेंट करता है, वो मन से प्रेजेंट करता है और शब्दों को खूबसूरती ढंग से लोगों तक पहुंचाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो हम पढ़ते हैं वही हमारे अंदर जाता है। आपने पढ़ाई इंग्लिश में की है, इंग्लिश में आपने एमए किया है लिटरेचर से, कविता आप हिंदी में करते हैं, तो ये विरोधाभास नहीं है? नहीं, विरोधाभास नहीं है। मैंने अंग्रेजी साहित्य में, जैसा कि आपको बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आगरा कॉलेज से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर भी जो भी पढ़ा मैंने, विलियम शेक्सपियर को पढ़ा, जॉन डन को पढ़ा, जॉन कीट को पढ़ा, सभी अंग्रेजी साहित्यकारों को पढ़ा मैंने। और वहाँ पर भी वो फिक्शन हुआ करते थे, वहाँ पर भी सारी कविताएं हुआ करती थी, वो भाव हुआ करते थे। वो बात अलग है कि बस भाषा का अंतर हुआ करता था, हिंदी भाषा नहीं होती थी, वो अंग्रेजी भाषा हुआ करती थी। लेकिन जो भी बस उसको मैं जब भी पढ़ती थी तो उसको हिंदी में रूपांतरण करके समझने की कोशिश करती थी, लेकिन कचोटती अंदर से मुझे हिंदी भाषा हमेशा प्रेरित करती थी। मैंने कुछ अंग्रेजी कविताएं भी लिखी। मैंने कुछ अंग्रेजी, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं, पर हाँ 15-20 कुछ कविताएं उस समय मैंने लिखी थी। लेकिन हिंदी पर मेरी पकड़ और हिंदी पर मेरी मुझे लगा कि हिंदी हमारी भाषा है तो हमें इसकी तरफ ही जाना चाहिए, तो मैंने हिंदी में ही काम करना शुरू किया। देखिए, महिलाओं को लिए राह यूं भी मुश्किल होती है
कोई भी काम करना हमारे यहाँ महिलाओं को ज़्यादा, अब तो चलिए कोई ध्यान नहीं देता। जब बहुत पहले ये माना जाता था कि महिलाओं के लिए काम करना, उनसे अपेक्षित ये होता है कि वो घर संभालें, बच्चे संभालें, पति को संभालें, उसी परिवेश में रहें, उसी को आगे बढ़ाएं। और आपके जो सास रहे होंगे, आपके जो बड़े रहे होंगे, बुजुर्ग रहेंगे, वो आपसे यही अपेक्षा कर रहे होंगे कि चलिए जो परिपाटी जिस ढंग से जीवन उन्होंने जिया, उसी परिपाटी से, उसी ढंग से, उन्हें मान्यताओं के साथ आप भी जीते रहें। तो जब आपने पहली बार कविता करने के लिए सोचा और यह सोचा कि मैं कविता करूंगी, नहीं केवल कविता करूंगी बल्कि उससे एक स्टेज आके लेके जाऊंगी, शब्दों को, काव्य यात्रा को आगे बढ़ाऊंगी और देश विदेश में जाऊंगी, दूर तक जाऊंगी, अपनी यात्रा करूंगी, मंचों तक पहुंचूंगी, तो जब ये निर्णय लिया तो वो क्या एक बेपरवाह थी, दुस्साहस था या आशावाद था? क्या था वो? किसने शक्ति दी आपको? देखिए, मैं सच कहूँ तो अगर विवाह के उपरांत जब मैं कविता करने के लिए सोच रही थी तो उसमें मेरी प्रेरणा बनी मेरी बिटिया जो इस दुनिया में नहीं है। मैंने 2007 में एक बच्ची को जन्म दिया और 2015 तक उसकी बहुत सेवा की। वो इस दुनिया में नहीं है, 2015 को मुझे छोड़कर चली गई। उस बच्ची का आना, हाँ, जी, बेटी के बारे में आप बता रहे थे, कुछ जिक्र कर रहे थे। जी जी जी, तो मैं वही बता रही हूँ कि मैंने 2007 में एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची असामान्य थी, सामान्य बच्चों की तरह कोई क्रियाकलाप नहीं करती थी, वो सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती थी। उसको बहुत ज़्यादा केयर और मेरे साथ की ज़रूरत रहती थी। बस मैं उसको हमेशा अपनी गोद में जब भी लेती थी तो जब तक वो नहीं सो जाती थी तब तक मैं कविता अपने पास में रखती थी, कागज़, पेन, अपनी डायरी, तो मैं लिखती थी और वो सारी कविता उसके लिए होती थी और प्रत्येक कविता करुण रस पर आधारित होती थी। और जब वो सो जाती थी तब मैं अपनी डायरी पेन बंद करके रखती थी। तो करीब मैंने उस समय करीब 150-60 कविताएं लिखी जो स्वच्छंद रचनाएं होती थी, छंद कविताएं होती थी। करुणा भाव की थी जी, माँ बेटी के रिश्ते, जी, माँ बेटी के रिश्ते पर भी होती थी। और वो बच्ची के भाव, वो ईश्वर से क्या बात कर रही है, वो अपने बिस्तर से क्या बात कर रही है, वो अपनी आंखों में क्या देखना चाहती है, वो अपने माता पिता से क्या कहना चाहती है, इस तरह की वो कविताएं होती थी। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ। और 2013 या 12 के आसपास मुझे स्मार्टफोन, जब मेरे फ़ोन हाथ में आया सबसे पहले, तो मैंने फेसबुक पर अपनी आईडी बनाई और कुछ साहित्यिक संस्थाओं को ढूंढा। और जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो मैंने कुछ साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी और उसके माध्यम से धीरे धीरे एक आगमन समूह है, गाजियाबाद की एक साहित्यिक संस्था है, उसमें जुड़ने के बाद मैंने अपनी कविताएं वहाँ प्रेषित करने लगी फेसबुक के माध्यम से। मुझे कई सारी प्रतियोगिता में शामिल किया गया और पहला दूसरा मुझे विजेता भी मैं बनी। तो उसके बाद मुझे जयपुर जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया आगमन संस्था के द्वारा। मैंने पहला मंच वहाँ साझा किया। मैंने सबसे पहली कविता गोष्ठी कह लीजिए वहाँ मैंने सबसे पहले पढ़ी और वहाँ देश के दिग्गज कवि डॉक्टर रमा सिंह जी की उपस्थिति थी, मनोज कामदेव जी वहाँ उपस्थित थे और आदरणीय पवन जैन जी जो इस दुनिया में नहीं है, वो संस्थापक थे आगमन संस्था के, वो वहाँ मौजूद थे। तो सबने मुझे सुना। तब मैंने एक गीत लिखा जो मेरा पहला गीत कह सकते हैं आप, कि तुम मृग बन जाओ काना, मैं कस्तूरी बन जाऊं। वो गीत मैंने जब वहाँ सुनाया तो लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे वहाँ से मेरी यात्रा को गति मिलने लगी। और उसके बाद उसकी अन्य गोष्ठियों में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं आगरा गई और एक बड़ा मंच मैंने साझा किया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय सोम ठाकुर जी, देश की, जिन्होंने भारत वंदना के रचयिता हैं, जिन्होंने कि मेरे देश की माटी चंदन और अबीर 100 नमन करूँ रे भैया 100 नमन करूँ। ऐसे कवियों ने जब मुझे सुना और आशीर्वाद दिया तो मुझे लगता है कि मैं अभिभूत हूँ वो पा करके कि वही आशीर्वाद मुझे फलीभूत हो रहा है। देखिए, हम लोग एक ही परिवेश से, आप भी दोस्ता से, मैं भी दोस्ता से हूँ और हमारी जो यात्रा है वो भी लगभग एक जैसी रही है। तो जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, जिस माहौल से हम लोग आते हैं, वहाँ की कुछ प्रचलित धारणाएं हैं, वो कॉमन है आपके और हमारी। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि जब किसी किसी कवि का परिचय कराया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, उसके पीछे से या उसका जिक्र किया जाता है, तो पता जाता है वो बेचारा कवि, वो गरीबी का भाव कवि के साथ जोड़ दिया जाता है। ये माना जाता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान संदर्भों में जो भी मापदंड है सफलता के, उनमें कवि बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठता। तो जब आपने अपनी काव्य यात्रा शुरू की उस समय आपको कहीं लगा नहीं कि जो कविता का जो माध्यम है, जो रास्ता मैं चुन रही हूँ, वो बहुत ज्यादा सफलता की ओर लेके जाता? देखिए, मेरे मन में कभी इस भावना को लेकर मैं आगे नहीं बढ़ी कि ये कविता करना मेरे लिए अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं जो लिख रही हूँ वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि मैं एक संपन्न परिवार की, एक सुदृढ़ परिवार की बहू हूँ, तो घर में सब कुछ मुझे आसानी से उपलब्ध था। लेकिन चूंकि मुझ में कविता अंदर पुलमुलाती थी, मैं चाहती थी कि मैं जो लिख रही हूँ वो लोगों तक पहुँचे। लेकिन जब उसके बाद मुझे पता चला कि कविता सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को पैसा भी मिलता है, पारिश्रमिक भी दिया जाता है, तो मुझे और खुशी हुई। तो मैंने सोचा भी
कि जब हम और लोग इससे पैसे कमा खा रहे हैं तो क्यों ना मैंने भी, तो कह लीजिए कि मेरा पैशन था वो कब मेरा प्रोफेशन में चेंज हो गया तो मुझे भी पता नहीं चला, और आज एक अच्छे नाम और अच्छे पारिश्रमिक के माध्यम से मुझे बुलाया जाता है देश में। पहली बार कब मिला पारिश्रमिक और कैसा लगा? जयपुर के कवि आदरणीय किशोर पारिक जी, उन्होंने मुझे चौमू एक कवि सम्मेलन में बुलाया था। चौमू स्थापना दिवस था और वहाँ पर मेरी भेंट हुई आदरणीय इकराम राजस्थानी जी से, जिन्होंने लिखा है कि चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी हौले हौले, जन की सिटी में मारो मन डोले। उस कार्यक्रम को जब मैंने मंच पढ़ा तब मुझे पहली बार पारिश्रमिक मिला। उस लिफाफे में 2100 रुपये थे तो मुझे बड़ी हर्षानुभूति हुई कि मैंने कविता से पैसे कमाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जैसा कि परिवार का पूछा कि हाँ, मेरी सासू माँ, मेरे घर का माहौल इस तरह का नहीं था कि सभी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि आप घर की बहू हैं और पब्लिक आपके सामने है, आप स्टेज चाहिए। उनको थोड़ा सा अलग लगता था, परंतु धीरे धीरे संघर्ष हुआ, उनकी भी धीरे धीरे समझ में आई। मेरे कुछ पारिवारिक मेरे चाचा जी हैं, उन लोगों ने उन्हें समझाया तो मुझे माता जी का भी आशीर्वाद मिला और धीरे धीरे वो भी मेरे साथ आई। देखिए, सासू माँ का आपने जिक्र किया तो मैं पुराने जमाने जो लोग होते हैं उनके अपने रिजर्वेशंस होते हैं, उनकी मान्यता होती है, मान्यता बड़ी प्रगाढ़ होती है और उन पर समझौता करने को आसानी से तैयार नहीं होते। तो जब आपने काव्य यात्रा शुरू की तो कभी झूठ बोलना पड़ा? हाँ, बिल्कुल। जब मैंने बताया, छुपाया और 2-3 बार छुपाया कि पहली जब काव्य गोष्ठी में जा रही थी जयपुर में, तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैं मेरी बहन के घर जा रही हूँ, उन्होंने हमें खाने पर आमंत्रित किया है। अच्छा, मेरे जैसे कि कहूँ कि मेरे हस्बैंड मिस्टर मनोज सोनी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कह सकते हैं ना कि एक पुरुष की सफलता में एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन मेरी कह दूँ कि एक स्त्री की सफलता में यानी मेरी सफलता में मनोज जी का बहुत हाथ है और पूरा सहयोग है। वो आधी रात को भी अगर मुझे 2 बजे स्टेशन छोड़ना है या मुझे 2:30 बजे स्टेशन से लाना है तो वो मेरे लिए इंतज़ार करते हैं और पूरी रात मैं बाहर जागती हूँ तो वो घर में भी जागते हैं। मेरे पीछे से मेरे बच्चों को भी एक माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देते हैं। तो ये ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर का उपहार है कि मनोज जी जैसा मुझे हमसफर मिला जो मुझे इतना समझता है और मेरे लिए हमेशा हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। चलिए, आपकी काव्य यात्रा को लेकर आगे बात करेंगे, उसमें कहाँ तक आपने यात्रा की, यह यात्रा कहाँ तक पहुंची। उससे पहले जितना मैं समझता हूँ कविताओं को अपने लहजे से, अपने दिमाग से मैं जानता हूँ, कविता में वो सब कुछ आता है जो हम रोज देखते हैं, जिनसे रोज हमारा वास्ता पड़ता है। तो कभी कविताओं, यहाँ दूसरा में बड़ी समस्या है, पानी की समस्या, जल की समस्या, गंदगी की समस्या है, तो कभी आपने कविताओं के माध्यम से इन चीजों को उभारा है, उभारने का प्रयास किया है? बिल्कुल। देखिए, मैंने प्रत्येक विषय को उठाया है, स्वच्छता से लेकर के जल पूर्ति के लिए मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं और सुनाई भी है। आरक्षण और साक्षरता, सभी ऐसे विषयों को छुआ है जो बहुत आवश्यक भी है। वृक्षारोपण हो या कह लीजिए कि मैंने तो पुलिस कर्मियों तक के लिए कविता लिखी है, मुझे लगा कि लिखनी चाहिए। और कोरोना के समय पर लिखी गई कविताएं जो चिकित्सकों के लिए भी हुई और स्वच्छता अभियान वालों के लिए भी लिखी गई। तो प्रत्येक विषय को कवि छेड़ता है और कवि की जो कलम होती है वो समक्ष होती है। परंतु हाँ, ये अलग है कि कोई व्यक्ति एक किसी विधा में पारंगत हो जाता है। जैसे कि मेरी जो पहचान है वो श्रृंगार रस की कवित्री के रूप में, परंतु मैं प्रत्येक विषय पर हाथ रखती हूँ, प्रत्येक विषय पर कविता लिखती हूँ। श्रृंगार रस का जिक्र किया आपने। श्रृंगार रस यूँ तो बहुत ज्यादा मुझे इसमें जानकारी नहीं है जी। श्रृंगार रस क्या प्रेम से, इससे जुड़ा हुआ विषय है? श्रृंगार रस को रसराज बोला जाता है। श्रृंगार रस, रसराज, श्रृंगार रस में प्रेम की कविता होती है। आपके शब्दों में प्रेम क्या है? मेरी कविता में प्रेम यही है कि हम कविता के माध्यम से बता सकते हैं, गा सकते हैं? बिल्कुल। या कुछ लिखा हो उसमें? नहीं, प्रेम का परिचय अगर आपको देना हो, परिभाषा देनी हो, किस तरह परिभाषित करेंगे कविता में? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि प्रेम भाव है, व्यापार नहीं है। और मैंने कहीं लिखा कि मैं सुनाती हूँ 4 पंक्तियाँ जो मेरी प्रतिनिधि रचना है। मैं सुनाती हूँ, सुनिए। हमारे दर्शकों को मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए। जितनी गजलें कही है मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुनगुना दीजिए। मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। एक नायिका अपने नायक से ये निवेदन कर रही है और मैंने लिखा बंदे की। प्रीत की गंध से, भाव अनुबंध से, कथ्य से, शिल्प से, लय पगे छंद से, जो भरा हो समर्पण के मकरंद से, जो भरा हो समर्पण के मकरंद से, वो अमर गीत
मधुर भाव से। और हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट का पल जीता है, जी बिल्कुल। जिसे अवसाद कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए। ऐसी स्थिति में यदि प्रेम का आभास, हाँ, प्रेम की अनुभूति और प्रेम का एहसास हो जाए तो जीवन बड़ा बिल्कुल, खुशनुमा हो संभल जाता जाता है। तब मैंने लिखा कि मैंने कही अनसुनी मेरी जीवन कथा, मन को मथने लगी मेरे मन की व्यथा। आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा, आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा। दर्द गम जो सहे सब भुला दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। एक नायिका के लिए, एक स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंगार होता है, इसके लिए 16 श्रृंगार बनाए गए हैं। जी, जी। मैंने सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार का वर्णन अपने इस बंद में करने का प्रयास किया है, प्रेम की कविता। और ये बंद सुनेगा, प्राण बंद है इस गीत जी। का, सुने। मैं बनूं कल्पना इस तरह आपकी, जैसे आरोह में लय हो आलाप की। आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं, आपका प्यार सिंदूर से कम नहीं। मांग को मेरी अब तो सजा दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। चित्र अपना सलोना बना दीजिए, जितनी गजलें कही है मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुनगुना दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लिखते तो अच्छा है, आपका कंठ और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जब भी सुनते हैं, मान लीजिए आप सामने नहीं भी बैठे हो, कोई भी आपको ठिठक सकता है, रुक सकता है आपकी आवाज सुन के, आपके शब्द सुन के। बहुत अच्छा, बहुत मिठास और बहुत अपनापन लगता है। ये मैंने बात बहुत पहले जब आप यहाँ दोसा में प्रोग्राम करता भी मैंने नोट की थी, आपका गाना बहुत अच्छा है। आप दोसा के लिए भी लिखे, तो लिखा भी आपने दोसा हाँ, के लिए। दोसा के दोसा लिए के मैंने परिचय को छंद अगर देना लिखा। हो, छंद दोसा का पूरा इतिहास आपका जो मैंने एक प्रतिनिधि छंद कविता है। में, बिल्कुल मैंने एक छंद में ढालने का हाँ, प्रयास किया। दोसा को परिभाषित करना हो तो क्या है? आपको शायद जरूरत भी पड़ती होगी, वहां जाके बताइए कि दोसा क्या है। दोसा जब क्या भी आप है? दोसा से बाहर जाते होंगे तो बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल। दोसा देवनगरी है, साहित्य की गगरी है, गुरु श्री सुंदरदास की यहाँ पे शाने है। नीलकंठ देव पास गेटो लाभ कुंड खास, पंच महादेवों का तो मन में गुमाने है। आभा नेरी चांदड़ी का भांडारे बावड़ी का, आभा नेरी चांदड़ी का भांडारे बावड़ी का। दादू श्री दयाल जी का घर घर गाने हैं। आता है बसंती पथ रघुनाथ जी का रथ, आता है बसंती पथ रघुनाथ जी का रथ। पावन धरा की गाथा जग में महाने है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा परिचय आपने करा दिया, रघुनाथ जी की पूरी बिल्कुल, यात्रा भी सामने आ गई। बहुत अच्छे ढंग से आपने उसका परिचय दिया। बिल्कुल। तो बाहर जाते हैं, जब आप एक काव्य यात्रा के दौरान बड़े बड़े मंच आप साझा करते हैं, तो डोसा की किस तरह की इमेज है? क्या सोचते हैं डोसा क्या है? जानते हैं डोसा के बारे में लोग? हाँ, बिल्कुल डोसा के बारे में लोग जानते हैं। और डोसा किस रूप में जानते हैं? इस रूप में जानते हैं कि सपना सोनी डोसा से आती है। ओके, मैं- और संजय झाला जी हमारे देश हाँ। के श्रेष्ठ कवि, वो डोसा से आते हैं। और संत श्री सुंदरदास जी की कर्म स्थली है, जन्म स्थली है, तो पूरे देश में डोसा का नाम विख्यात है। सब पुराने लोग आंदोलन का भी जिक्र होता है, गुजरात में। बिल्कुल बिल्कुल, गुर्जर आंदोलन और पटरियां उखाड़ दी गई थी डोसा हाँ। में, ऐसे भी जिक्र आए हैं सामने। तो देखिए, डोसा अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए है। भला ही छोटा है और 2 लाख 2.5 लाख की आबादी शायद यहाँ होगी लगभग, लेकिन डोसा एक अपना विस्तृत क्षेत्र लेकर बैठा है और सबके दिलों पर राज करता है। तो कभी वो डिमांड करता है कि डोसा की खादी लाइए या डोसा का डोठा कभी लाइए, इस तरह का जानते हैं लोग डोसा की खादी? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल, डोसा की खादी। और हमारे तो डोसा के पास लाल किले पर जो पहला हाँ। झंडा फहराया गया वो डोसा के पास से गया। तो डोसा का नाम विश्व विख्यात है। लगभग लोग, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डोसा नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं। मेहंदीपुर बालाजी हमारे यहाँ नजदीक है, हाँ, हाँ। तो सभी लोग डोसा से परिचित हैं। तो आपकी काव्य यात्रा में अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर हम माने कि चलिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है, उपलब्धि सबसे लगती है? बड़ा अचीवमेंट, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी क्षेत्र में आप काम करने जाते हैं हाँ। सुनील भैया, तो अपना स्थान बनाना बड़ा कठिन कार्य है।
प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है और एक स्त्री के लिए तो बड़ा मुश्किल बिल्कुल, समय भी बिल्कुल। होता है। लेकिन एक अच्छी सात्विकता के साथ, शालीनता के साथ मैं अपना काम कर रही हूँ। प्रेम रसी कविताओं को भी प्रस्तुत करना भी एक कठिन कार्य होता है, लेकिन उसे भी बड़े मन से और बड़ी शिद्दत के साथ मैं ये कार्य कर रही हूँ। मेरी, अगर आप कहें कि मेरी उपलब्धि क्या है, मेरी उपलब्धि है कि देश भर के सभी विश्वविख्यात चैनल, जितने अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं, चाहे वो आज तक चैनल हो या जी न्यूज़, न्यूज़ 18, न्यूज़ 24, फर्स्ट इंडिया चैनल, ईटीवी, दूरदर्शन राजस्थान, दूरदर्शन दिल्ली, डीडी उर्दू और तमाम, पता नहीं, मुझे काफ़ी नाम भी याद नहीं आ रहे होंगे, सभी चैनल्स पर मेरी कविताओं का प्रसारण हुआ है। और काफ़ी शमारू चैनल, आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी का एक कार्यक्रम जो लगातार अभी चलता रहा 2 साल तक, उसमें मेरी करीब 4-5 एपिसोड मैंने शूट करवाए। और मुझे जब आज तक से पहली बार कॉल आया तो मैं सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि देश का सबसे बड़ा चैनल मुझे बुला रहा है। वहाँ मुझे राजस्थान पर्यटन विभाग के विषय दिया गया था, उस पर मैंने कविता वहाँ सुनाई थी और उसकी आउटडोर शूट हुई थी। और जी टीवी पर, जी न्यूज़ पर भी कविता का एक कार्यक्रम कवि युद्ध चला करता था 2018 से, तो मैंने वहाँ पर भी अपने 4-5 एपिसोड मेरे वहाँ भी शूट हुए। तो मेरे लिए हर्ष की बात है कि एक छोटे से शहर दौसा से मैं निकल के अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे देश भर में जाती हूँ। मुझे जाना जाता है, मुझे पहचाना जाता है, इससे ज़्यादा और क्या माँ का आशीर्वाद मुझ पर होगा। कवि है कुमार विश्वास जी जी उनके साथ उनकी बड़ी मकबूलियत है, लोग उनके बड़े फैन हैं, दीवाने हैं, जी जी भीड़ लग जाती है। बिल्कुल वो भी बिल्कुल श्रृंगार रस और प्रेम पे बहुत ज्यादा दिखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनसे मुलाकात मन साझा की उनके साथ? हाँ बिल्कुल मन साझा किया। और डॉक्टर कुमार विश्वास जी हमारे कवि कुल का गौरव है, हमारे कवि कुल के युग कवि हैं और उनके साथ हर व्यक्ति चाहता है मन साझा किया जाए। और मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी तरफ से मुझे भी आमंत्रण मिला और मैंने उदयपुर के पास सिरोही एक जगह है, वहाँ सिरोही स्थापना दिवस का कार्यक्रम अप्रैल में 2022 में मैंने मंच साझा किया। डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मुझे मिला, उन्होंने मेरी कविताओं को प्रोत्साहन दिया, मुझे प्रोत्साहित किया। तो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब का बात अगर कही जाए तो वो हर अच्छे और सच्चे रचनाकार के एक सच्चे प्रशंसक भी हैं और उनके लिए हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आपको सुन के उनका जो पहला रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन, जी, क्या कहा उन्होंने सुनने से पहले जब मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि डॉक्टर साहब इतने बड़े कवि हैं और मैं उनके साथ मंच साझा करने वाली हूँ, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि सर मैं क्या सुनाऊँ आज के कवि सम्मेलन में। तो उन्होंने कहा अरे तुम जो सुनाओगी अच्छा सुनाओगी। तो ये मेरे लिए बड़ी विषय था कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका था, उन्हें इतना विश्वास था मुझ पर कि मैं जो सुनाऊंगी और अच्छा सुनाऊंगी। और मैंने जैसा सुनाया उन्होंने उसको सराहा, कहा कि अच्छा सुनाया। देखिए हम